पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। यदि आप इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं तो आपका कम से कम 10 से 15 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। यही 30 में से आपका आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो 1 नंबर प्रश्न आपका है कि किस दर्पण का 1 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन आपका है अवतल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन आपका है उत्तल दर्पण और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। क्या याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है। आप अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आपका धनात्मक लिया जाता है। और 2 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 नंबर प्रश्न आपका है कि लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r। लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि f बराबर r/2। तो ए नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अब 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक जो है अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है। हवा का, बी नंबर ऑप्शन आपका है जल का, सी नंबर ऑप्शन आपका है शीशा का और डी नंबर ऑप्शन आपका है हीरा का। तो आप याद रखिएगा कि हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो डी नंबर आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपका है कि समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है। न्यूनतम मतलब क्या, कम से कम। समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, बी नंबर ऑप्शन आपका है 25 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन आपका है 25 मिलीमीटर और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि समान दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है। आप इस मात्रक पे याद रखिएगा, सेंटीमीटर में होगा तभी आपका आंसर जो है सही होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 मीटर में दे दिया, यहाँ पर 25 आपका मिलीमीटर में दे दिया, यहाँ आंसर आपका दे दिया 25 सेंटीमीटर में। तो आप मात्रक पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अब 5 नंबर प्रश्न को देखिए। 5 नंबर प्रश्न आपका है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। ए नंबर ऑप्शन आपका है बैगनी, बी नंबर ऑप्शन आपका है नीला, सी नंबर ऑप्शन आपका है लाल और डी नंबर ऑप्शन आपका है पीला। तो आप याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैगनी। तो बैगनी का जो है झुकाव कम होता है जब किसी वर्ण जो है प्रिज्म से गुजरता है। इसको याद रखिएगा, प्रिज्म से गुजरने के बाद कम होता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न आपका है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण मतलब होता है ठीक करना। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस से किया जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। अब 7 नंबर प्रश्न को देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस द्वारा किया जाता है। दूरदृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। अवतल लेंस, बी नंबर ऑप्शन आपका है उत्तल लेंस, सी नंबर ऑप्शन आपका द्विफोक्सी लेंस और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
उत्तल लेंस। तो आप याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण जो है अवतल लेंस से किया जाता है और दूर दृष्टि दोष का निवारण जो है उत्तल लेंस से किया जाता है। इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा निउदी, नी अ उ दी, क्या याद रखिएगा, नी अ उ दी, नी से निकट, तो निकट का निवारण अवतल लेंस से, सॉरी उत्तल लेंस, फिर से देखिए नी अ उ दी, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से और दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण जो होता है आपका उत्तल लेंस से होता है। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 आपका है कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पे। बी नंबर ऑप्शन आपका है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। सी नंबर ऑप्शन आपका है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। इनमें से सभी। तो आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि विद्युत का प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा इनमें से सभी। अब 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी, क्या यहाँ पर यह अभिसारी लेंस कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन आपका है उत्तल लेंस, बी नंबर ऑप्शन आपका है अवतल लेंस, सी नंबर ऑप्शन आपका है उत्तल एवं अवतल दोनों और डी नंबर ऑप्शन आपका है बाइफोकल लेंस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस। तो आप याद रखिएगा कि अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है। अभिसारी यहाँ पर याद रखिएगा, अभिसारी जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है, लेकिन अपसारी, जब प्रश्न में अपसारी बोलेगा तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। आप अच्छे तरीका से याद रखिए क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिसारी लेंस जो है उत्तल लेंस को कहा जाता है, अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहा जाता है। अब 10 नंबर प्रश्न को देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध का सूत्र देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। V बराबर आर आई होता है। V बराबर क्या होता है, V बराबर आर आई। तो यहाँ पर हमको प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध को हम लोग R से सूचित करते हैं। तो R का मान निकालिए। तो R इक्वल टू हो जाएगा V अब बटा में I। तो आप याद रखिएगा कि प्रतिरोध का सूत्र जो होगा R बराबर V बटा I होगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा बी नंबर सही, R बराबर V बटे I, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए R बराबर V बटे 1 है, I नहीं आपका 1 है, इसलिए ऑप्शन ए जो है गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 को देखिए। प्रश्न नंबर 11 जो है कि फ्लेमिंग आ गया। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम, ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करता है। इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करता है चालक में प्रभावित विद्युत धारा का। तो सी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अब 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि नाभिकीय ऊर्जा, क्या बोला कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। यूरेनियम, बी नंबर ऑप्शन आपका है सोडियम, सी नंबर ऑप्शन आपका है कार्बन और डी नंबर ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है यूरेनियम होता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अब 30 नंबर प्रश्न को देखिए। 30 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तो ये प्रश्न जो है हम आपको सबसे ऊपर ही बताए थे कि ऋणात्मक जो होता है उत्तल दर्पण का होता है, ऋणात्मक जो होता है अवतल दर्पण का होता है और उत्तल दर्पण का जो होता है धनात्मक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब उत्तल लेंस कहेगा तो धनात्मक, उत्तल लेंस का धनात्मक फोकस दूरी होता है और अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अब 40 नंबर प्रश्न को देखिए। 40 नंबर प्रश्न आपका है कि
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, अच्छे तरीका से याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, इसको पढ़िएगा सोडियम, Na से सोडियम, H मतलब बाई कार्बोनेट हो गया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है। अब 15 नंबर प्रश्न को देखिए। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो अम्ल होगा। इसका आंसर हो जाएगा अम्ल। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो अम्ल करता है, इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 आपका है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान जो होता है 10.5 होता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 17 नंबर प्रश्न को देखिए। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा अधातु पूछा है, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है? आयोडीन, बी नंबर ऑप्शन आपका है सल्फर, सी नंबर ऑप्शन आपका है ब्रोमीन और डी नंबर ऑप्शन आपका है सेलेनियम। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि आयोडीन जो होता है अधातु होता है और यह चमकीला भी होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आयोडीन जो है अधातु है और ये आपका चमकीला होता है। अब 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? एल्युमिनियम, Na से सोडियम, Ca से कैल्शियम और Mg से मैग्नीशियम। तो आप याद रखिएगा कि सोडियम जो होता है, सोडियम का संकेत होता है Na। सोडियम जो होता है धातु होता है और यह सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अब 19 नंबर प्रश्न को देखिए। 19 नंबर प्रश्न आपका है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 2, 6, 3, 4। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखे होंगे, उसमें आप करके देखिएगा 1:2:2p6। तो आपका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है 6 होता है। तो आपका यहाँ पर ये ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। अब 20 नंबर प्रश्न को देखिए। 20 नंबर प्रश्न आपका है कि संचार क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो ए नंबर ऑप्शन आपका तांबा है, बी नंबर ऑप्शन आपका लोहा है, सी नंबर ऑप्शन आपका एल्युमिनियम है और डी नंबर ऑप्शन आपका मैग्नीशियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। तो आप याद रखिएगा कि संचार क्रायोलाइट आपका एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। अब 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए। 21 नंबर प्रश्न आपका है कि एल्कीन का समान सूत्र है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि एल्कीन का समान सूत्र आपका होता है CnH2n। इसमें आपका एगो एल्केन होता है, एगो एल्कीन होता है। तो इसको आप अच्छे तरीक़ा से देख लीजिएगा और इसको आप याद अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा। तो एल्कीन का समान सूत्र आपका हो जाएगा CnH2n। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 आपका क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या होता है। यह प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछा है। जब आधुनिक आवर्त सारणी में
जब आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि आवर्त की संख्या 7 होता है, और वही जब आपसे पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, तो वर्ग की संख्या जो होता है आपका 18 होता है। और चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 आपका है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या, अरे यहाँ तो आ गया कि वर्ग की संख्या कितना होता है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार दीजिएगा कि सर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या जो होता है 18 होता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। अब 24 नंबर प्रश्न को देखिए। 24 नंबर प्रश्न आपका है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, समूह मतलब कहाँ बात कर रहा है, आपका आधुनिक आवर्त सारणी में बात किया जा रहा है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो आप याद रखिएगा कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु आकार का साइज जो है हमेशा बढ़ता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तो परमाणु साइज बढ़ता है, तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब 25 नंबर प्रश्न को देखिए। 25 नंबर प्रश्न जो है कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो आप अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा कि हरे पौधे जो है उत्पादक के रूप में जाना जाता है, उपपादक के रूप में जाना जाता है। अब 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न आपका है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है, मतलब कि मानव का दिमाग का औसत भार कितना होता है। तो 1.4 kg, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। 1.4 kg जो है होता है मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। अब 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है वायु, सूर्य प्रकाश, वर्षा जल और मिट्टी। तो आप याद रखिएगा कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है। अब 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न जो है आपका कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। अमीबा में, ईस्ट में, पारामेसियम में और यूग्लिना में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अब 29 नंबर प्रश्न को देखिए। 29 नंबर प्रश्न आपका है कि फूल में नर प्रजनन अंग है पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर। तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग आपका पुष्पकेसर है। अब चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 जो है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, आपसे पूछा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं होता है। अब 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न आपका है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अब 32 नंबर प्रश्न को देखिए। 32 नंबर प्रश्न आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश। मतलब कि यहाँ पर ये ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। स्वपोषी मतलब क्या, जो अपना भोजन खुद से बनाता है। तो भोजन बनाने के लिए आपका क्लोरोफिल की जरूरत होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी जरूरत पड़ेगा, जल का भी जरूरत पड़ेगा और सूर्य का प्रकाश का भी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर ये पौधा का बात किया गया है। पौधा का भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश की जरूरत होता है। इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन डी जो है आपका सही हो गया। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या
4 होती है, तो यहीं पर ही आपका सभी प्रश्न जो है अच्छे तरीक़ा से समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और एग्ज़ाम के लिए रात दिन आप तैयारी कीजिए ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।